नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश इलेक्शन मोड में आ चुका है। प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाला उपचुनाव कोई मामूली उपचुनाव नहीं, ये राज्य के लिए आम चुनाव के बराबर है। चुनाव की औपचारिक घोषणा भले ही अभी बाकी है, लेकिन चुनावी बिसात सजने लगी है। इस सियासी जंग में जीत के लिए पार्टियों की रणनीति बनने लगी है। हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है। क्या प्लान बना रही हैं पार्टियां? नेता क्या दाव पेच अपना रहे हैं? किस नए मुद्दे को हवा दी जा रही है? किस पुराने मुद्दे को धार दी जा रही है? इस खास पेशकश में आपको दिखाएंगे उपचुनाव से जुड़ी हर खबर, बताएंगे इलेक्शन का हर अपडेट। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं उपचुनाव का रंग। तो सबसे पहले खराब चावल पर चल रही सियासत के बीच केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का एक अजीबोगरीब बयान सुनाते हैं आपको। उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से चावल की क्वालिटी पर असर पड़ा होगा। ऐसा कहना कि जानवरों का चावल इंसानों को दे दिया गया ठीक नहीं है। तो ये बयान फग्गन सिंह कुलस्ते का है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का ये बयान अपने आप में सवाल भी पैदा करता है। उनका कहना है कि बारिश की वजह से चावल की क्वालिटी पर असर पड़ा होगा। बारिश के कारण वो जरूर प्रभाव आया है और इसके कारण हो सकता है उसमें कुछ से मिक्सिंग हुआ हो, ये भी मैं कह सकता हूँ। परंतु ये कहना कि इंसान का अनाज जानवरों को और जानवरों का अनाज इंसान को, तो ये। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, फग्गन सिंह कुलस्ते को सुन रहे होंगे आप। सवाल ये कि केंद्रीय एजेंसी ने ही जांच की और उसी में ये साफ हुआ कि जो अनाज था वो पोल्ट्री ग्रेड का था, और अब खुद फग्गन सिंह कुलस्ते इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल प्रशांत, आपने सही कहा कि खुद केंद्र ने ये माना कि जो चावल है वो क्वालिटी का नहीं था और जो चावल जानवरों के खाने लायक है वो चावल बांटा गया। स्पष्ट तौर पर ये बात कही गई थी। लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए मंत्री हैं, वो वरिष्ठ नेता हैं, और ख़ास बात ये भी है कि जिस इलाके में ये बात सामने आई, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अभी कार्रवाई भी चल रही है, और उसी इलाके को वो कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं। और ऐसे में अगर वो इस तरीके का बयान देते हैं, जिसे कह सकते हैं एक हल्का बयान है इतनी बड़ी गंभीर विषय को लेकर, तो फिर कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार वो किसका पक्ष ले रहे हैं। हालांकि उन्होंने जांच को लेकर किसी तरीके का सवाल खड़े नहीं किए। उन्होंने ये नहीं कहा कि जांच नहीं होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सरकार जांच कर रही है और एक्शन होगा। लेकिन जिस तरीके से वो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर लेके चल रहे थे मिलावटखोरों के खिलाफ में, उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। और बड़ी बात ये भी कि उनको इस शब्द से ऐतराज है, ये कहना कि जानवरों का जो चावल है वो इंसानों को दे दिया या इंसानों को जानवर को दे दिया। लेकिन जब बाकायदा स्पष्ट तौर पर ये बात सामने है, तो फिर कहीं ना कहीं उनके इस बयान पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार इतना सॉफ्ट कॉर्नर लेकर वो क्यों चल रहे हैं इतनी गंभीर बात पर, इसके खिलाफ तो जितना सख्त एक्शन होना चाहिए वो किया जाना चाहिए। और हालांकि सरकार की ओर से इस तरीके की बात सामने आई भी है, एक्शन लिए भी जा रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल सस्पेंड किए गए हैं, राइस मिलें सील की जा रही हैं, ईओडब्ल्यू को जांच दे दी गई है। ऐसे में अगर केंद्रीय मंत्री ये कहे कि बारिश की वजह से क्वालिटी पर फर्क पड़ा होगा, क्वालिटी खराब हुई होगी, तो फिर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि इतना सॉफ्ट कॉर्नर वो उन लोगों के खिलाफ क्यों रखते हैं जो गरीबों के बिल्कुल। और उस स्थिति में जब केंद्र ने तो इसको पोल्ट्री ग्रेड का ठहराया ही, बल्कि राज्य सरकार भी अपने स्तर पर लगातार अब इस मामले में एक्शन ले रही है। शुक्रिया शरद आपका। आगे बढ़ते हैं। उधर उपचुनाव में ग्वालियर संभाग पर सभी दलों की नजर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ग्वालियर आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे और उन्होंने कमलनाथ के ग्वालियर दौरे पर कहा कि ग्वालियर मेरा घर है और उनका भी, और अपने घर में हर व्यक्ति का स्वागत करते हैं। अतिथि देवो भवः की परंपरा है और जो भी अतिथि ग्वालियर आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आएगा तो जनता उचित निर्णय लेकर उन्हें यहां से वापस भेजेगी। सिंधिया ने राहुल गांधी के नोटबंदी और लॉकडाउन को लेकर दिए बयान पर प्रतिक्रिया भी दी। उनकी माने तो प्रधानमंत्री ने महामारी में सुरक्षा का वातावरण तैयार किया है, और एक तरफ विकासवादी सोच है तो दूसरी तरफ टिप्पणी करने वाली।
ग्वालियर मेरा घर है, ग्वालियर आपका घर है। हम अपने घर में हर व्यक्ति का स्वागत करते हैं। हम में वो कटुता नहीं है तो कमलनाथ जी का कि जो ये कह रहे हैं ना, निपटाओ, ये करो, वो करो। अतिथि देवो भव, जो भी अतिथि ग्वालियर आएगा उनका स्वागत किया जाएगा, और जब चुनाव का समय आएगा तो जनता उचित निर्णय लेके उन्हें यहाँ से भेजेगी। एक तरफ एक विकासधारी सोच है, एक सुरक्षाधारी सोच है, और दूसरे तरफ एक केवल टिप्पणी करने की सोच है। और मैं मानता हूं कि आज देश की जनता जागरूक है और एक सकारात्मक सोच के साथ जनता जुड़ी है। और सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुशील, ग्वालियर में सियासत तो होगी सिंधिया की, लेकिन अलग अंदाज में, जहां कमलनाथ का भी स्वागत है। सुशील। बिल्कुल प्रशांत, देखिए उपचुनाव में अब दो बड़े नेताओं के बीच टकराव देखने को मिलेगा और उसकी जुबानी जंग अब शुरू हो चुकी है। कांग्रेस एक तरफ कमलनाथ के दौरे की तैयारियों में जुट गई है। कमलनाथ संभवतः 10 सितंबर के आसपास ग्वालियर आने वाले हैं, और इसी सवाल पर जब सिंधिया से जवाब लिया गया तो उनका यही कहना था कि ग्वालियर मेरा घर है और अतिथि कोई भी आता है उसका स्वागत है, लेकिन चुनाव में जनता उचित फैसला करके उनको यहाँ से विदा करेगी। तो साफ तौर पर सिंधिया ने एक चुनौती भी दी है कि चाहे कमलनाथ आए या कोई भी नेता आए कांग्रेस का, ग्वालियर चंबल अंचल में जीत उनकी ही होगी, भाजपा की ही होगी। इस तरह से ये जो बयान है, कहीं ना कहीं अब सियासत लगातार गरमाएगी, क्योंकि कमलनाथ भी आने वाले हैं। तो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे भी ग्वालियर चंबल अंचल में बढ़ गए, तो उपचुनाव का जो पारा है वो अब ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार गरमाएगा। बिल्कुल, यानी कि जनता पर भरोसा जता रहे हैं सिंधिया की जनता ही तय करेगी और जनता ही वापस भेजेगी कांग्रेस को यहां से। एक और महत्वपूर्ण बात सुशील जो नजर आई, अमूमन राहुल गांधी पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाएं नहीं देते हैं सिंधिया, लेकिन आज उस पर भी उन्होंने प्रतिक्रियाएं दी हैं। सुशील। बिल्कुल प्रशांत, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज सीधे सीधे राहुल गांधी के बयानों पर जो है पलटवार किया है, और जिस तरह से नोटबंदी सहित तमाम मुद्दे राहुल गांधी ने उठाकर पीएम मोदी पर निशाना साधा था, उसको लेकर सिंधिया ने यही कहा कि विकासवादी सोच है प्रधानमंत्री मोदी की और देश को विकास की ओर लेकर जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष है, राहुल गांधी है, तमाम जो नेता है वो सिर्फ टिप्पणी करके इस विकास में बाधक बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया अब चुनावी अभियान के दौरान राहुल गांधी पर भी निशाना साध रहे हैं। जी, यानी कि दौरे से पहले चूंकि कमलनाथ दौरा करने वाले हैं, और न केवल दौरा बल्कि हम ये कहें कि बड़ा मेगा शो कांग्रेस ग्वालियर में करने वाली है, तो उससे पहले ही बीजेपी माहौल बनाने की जुगत में हम कहें, और या फिर बड़े दौरे हमें देखने को मिलेंगे इस दौरान, इससे पहले ही सिंधिया के। सुशील। बिल्कुल प्रशांत, कहीं ना कहीं जिस तरह से कमलनाथ का प्रस्तावित दौरा है 10 सितंबर के आसपास आने का, उसकी तैयारियां कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। और उससे पहले पिछले सप्ताह बीजेपी ने यहाँ सदस्यता अभियान का मेगा शो किया था, उसी का जवाब देने के लिए अब कांग्रेस कमलनाथ को यहाँ ला रही है, और कमलनाथ और पूरी कांग्रेस जोर लगाएगी इस बार वापस जिन 16 सीटों पर चुनाव है जीत के लिए प्रयास करेगी। यही वजह है कि कमलनाथ की काट ढूंढने के लिए बीजेपी ने भी अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतारा है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद मैदान में उतर गए। एक सप्ताह के अंदर ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये दूसरा दौरा है, और माना जा रहा है कि जिस तरह से अब बयानबाजी सामने आई है कांग्रेस की ओर से, और उसके बाद अब पलटवार जिस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है, उससे ये तय है कि आने वाले समय में उपचुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल में सियासत लगातार जोर पकड़ेगी। और उसके बाद बिल्कुल सुशील, तो खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में डटे हुए हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क जारी है। उपचुनाव के मद्देनजर ये तैयारियां हैं बीजेपी की। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अब बड़ा मेगा शो ग्वालियर चंबल में करने जा रही है। रहिएगा आप सुशील, आगे भी आपसे बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सिंधिया के दौरे के दौरान बेरोजगार युवा युवतियों ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करवाने की मांग की। ग्रेड 1 पात्रता परीक्षा पास कर चुके युवा युवतियों ने सिंधिया से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की गुहार लगाई। इस पर सिंधिया ने सरकार से बात करने का आश्वासन दिया है। सुशील हमारे साथ बने हुए। सुशील, अब युवक युवतियों ने ज्ञापन भी दिया है, सरकार से बात करने का भरोसा भी सिंधिया दे रहे हैं।
आशाएं बंधती हैं इन युवा युवतियों की? बिल्कुल प्रशांत, जिस तरह से सिंधिया ने अतिथि शिक्षकों की मांग को लेकर कांग्रेस सरकार से इस्तीफा दे दिया था और वो सड़क पर आ गए थे, उसी तरह से अब ग्रेड 1 की पात्रता परीक्षा पास कर चुके जो बेरोजगार युवा युवतियां हैं, उन्होंने आज सिंधिया से मुलाकात की और उनका कहना कि साल भर पहले वो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पाई है, नियुक्तियां नहीं हो पाई है, लिहाजा वो इस पर संज्ञान ले। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले युवा युवतियां हैं उनको आश्वासन दिया है कि जल्द ही वो सरकार से बात करेंगे और इस दिशा में जल्द ही पहल संभवतः शुरू होगी। और चूंकि कोविड गाइडलाइन के चलते भर्ती प्रक्रिया अभी बंद है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी और जो भी पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं उन सभी अभ्यर्थियों को जल्दी सरकार जो है नियुक्तियां करेगी। बिल्कुल बिल्कुल सुशील, और अगर हम बात करें बीजेपी सरकार की तो सुनवाई भी नहीं, बल्कि हम ये कहें कि सिंधिया अगर कोई बात रखते हैं तो फिर उसे सामान्यता काटा भी नहीं जाता है सरकार में। यानी कि युवक युवतियों की न केवल आशाएं हम ये कहें कि बढ़ी होंगी, बल्कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि जल्द ही इनकी नियुक्तियां भी हो जाएं। देखिए, जिस तरह से कोविड की गाइडलाइन के बाद अब धीरे धीरे अनलॉक शुरू हुआ है, तो उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो पद खाली है उन पदों को भरा जाएगा और उनमें शिक्षकों के पद तमाम मध्य प्रदेश में खाली है। ये ग्रेड 1 के शिक्षक है, इनकी भी बड़ी संख्या में जो है पदस्थापना होना है। यही वजह है कि सिंधिया से मुलाकात के बाद इन पात्रता परीक्षा पास करने वाले युवा युवतियों को उम्मीद है कि जल्द ही संभवतः सरकार अब भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी और उन्हें नियुक्तियां मिलना शुरू होगी। कोविड की गाइडलाइन अब पूरी तरह से हट रही है। अनलॉक होने के बाद अब माना जा रहा है कि राज्य में जो शिक्षकों के खाली पद है उन पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और पात्रता परीक्षा पास करने वाले इन युवा युवतियों को उसमें मौका मिलेगा। बिल्कुल, शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। इधर बीजेपी में उपचुनाव पर बैठकों का दौर तेज हो गया है। राजधानी भोपाल में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हो रही है, जिसमें उपचुनाव की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्री भूपेंद्र सिंह समेत कई नेता मौजूद हैं। तो बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक और इसमें कई बीजेपी के दिग्गज मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव में भले ही कुछ दिन बाकी हों, लेकिन एमपी की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने नेताओं के डोप टेस्ट की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि अभिनेता खिलाड़ियों के साथ नेताओं का भी डोप टेस्ट होना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले मंत्री और बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने अभिनेताओं के डोप टेस्ट की मांग उठाई थी। सुशांत का मामला आया है कि मामले हम देख रहे हैं नेशनल टीवीज़ पे लगातार हत्या, आत्महत्या और ड्रग्स पे लगातार चर्चाएं चल रही हैं और सीबीआई के सामने भी पूरा मामला उलझा हुआ है आज की तारीख में। निश्चित तौर पर जो बात आई है कि जिस तरह से स्पोर्ट्समैन का ड्रग टेस्ट होता है उसी तरह से अभिनेता का भी होना चाहिए और तो और नेताओं का भी होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए ना। कराएं वो, सबसे पहले वो तो कराएं। तो कह रहे हैं कि जब चुनाव है तो चुनाव से पहले ये करना चाहिए। देखिए, पीसी शर्मा जी जब से सरकार गई है उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो खेत की बात होती है खलिहान पर पहुंच जाते हैं। प्रॉब्लम यह है वो हर मुद्दे की गंभीरता ख़त्म कर देते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि वो इस तरह की बातें करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच गए कि उनकी बात का बहुत कॉन्ग्लिजेंस नहीं लेना। आगे बढ़ते हैं और एमपी में उपचुनाव से पहले गाय को लेकर जमकर सियासत हो रही है। मंत्री भूपेंद्र सिंह के कांग्रेस सरकार में गौहत्या और तस्करी के आरोप पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि कमलनाथ सरकार में सबसे ज्यादा गौशाला का निर्माण हुआ। उन्होंने बीजेपी पर गाय के नाम पर झूठ फैलाने का आरोप भी लगाया। देश में गौकसी ना हो, इसको लेकर भी हम लोगों ने सख्त कानून मध्य प्रदेश में बनाया था। पिछले 1.25 साल में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गौकसी कांग्रेस के समय में हुई है और इसलिए ये नाटक करना कांग्रेस बंद करे। प्रदेश की जनता ये जानती है कि गौ का संरक्षक कौन है
और कौन उस विचारधारा के लोग हैं, ये देश प्रदेश की जनता जानती है। मुझे लगता है भूपेंद्र सिंह जी सिर्फ गाय पे राजनीति करना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। कमलनाथ जी के राज में गौशालाएं बनी, हजारों गौशालाएं बनी, गाय के लिए सेवा का काम हुआ। और जो बजट हमने लगभग 16 रुपए गाय के ऊपर रखा था, 20 रुपए गाय पे, उसे 1 रुपए 60 पैसे करने का काम कर दिया हम नहीं। ये बजट बोल रहा है गाय पे राजनीति बंद करो, थोड़ी सेवा गाय की करो। सिर्फ राजनीति भारतीय जनता पार्टी करते आई है और इनके लोग गोतस्कर। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं, जाएगा। उपचुनाव के रण में एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव से पहले राजनीतिक उठापटक भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश की शिवराज सरकार को हर ओर से घेरने की कोशिश कर रही है और इसी के तहत कांग्रेस ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर सवाल उठाए। कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने प्रदेश में अप्रैल से अगस्त महीने में 70 से 80 लाख लोगों को अनाज नहीं बांटने का आरोप लगाया। साथ ही सितंबर से शुरू होने वाले अनाज वितरण अभियान पर भी सवाल उठाए हैं। कहा था, जब बार बार सोनिया गांधी जी ने आग्रह किया, उन्होंने कहा 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो चना मैं देश के प्रत्येक उस नागरिक को वितरित करूंगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के दायरे में आते हैं। 81 करोड़ लोग देश में इस दायरे में आते हैं, जिसमें से 25-30 करोड़ लोगों को हर माह मोदी सरकार ने वंचित रखा। तो 80 लाख से 1.25 करोड़ लोग मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार द्वारा वंचित रखे गए। और इतनी शर्मनाक बात है कि शिवराज जी फिर आपदा को अवसर में तब्दील कर रहे हैं और सुर्खियां बटोर रहे हैं। वो कह रहे हैं 37 लाख लोग जो इस दायरे में नहीं आए थे, उनको मैं इस दायरे में ला रहा हूं और 7 सितंबर से 15 सितंबर तक अभियान चला रहे हैं। ये भी सिर्फ सुर्खियां बटोरने। इतना ही नहीं, उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के दावों की पोल खोलने की बात भी कही है। कमेटी 15 महीने बनाम 15 साल 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस और वीडियो जारी करेगी। जैसा आज हमने खुलासा किया है वैसे निरंतर खुलासा करेंगे। अगला हम मध्य प्रदेश के किसानों की जो खुशहाली का प्रतीक बनकर कमलनाथ आए थे और जो बदहाली का प्रतीक 15 साल की शिवराज सरकार और 6 महीने की शिवराज सरकार है, उस पर हम प्रकाश डालेंगे कि हमने 15 महीनों में क्या किया था और इन्होंने 15 साल और इस 6 माह में कैसे किसान भाइयों के विकास को गर्त में पहुंचा दिया। इस पर बड़ा। और खबर गुना से है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कल चुनावी दौरे पर गुना आने वाले हैं। कल गुना पहुंचेंगे नरेंद्र सिंह तोमर। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। बमोरी, अशोकनगर और मुंगावली में कार्यकर्ताओं से गोपनीय चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स भी देंगे। वहीं तीनों विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं और उपचुनावों के मद्देनजर महत्वपूर्ण तैयारियां और दौरे शुरू हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी गुना पहुंचने वाले हैं। कल गुना पहुंचेंगे नरेंद्र सिंह तोमर। उनके साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। दरअसल बमौरी, अशोकनगर और मुंगावली में कार्यकर्ताओं से गोपनीय चर्चा करेंगे तोमर। आपको एक बार फिर बता दें, नरेंद्र सिंह तोमर गुना पहुंचने वाले हैं। दरअसल गुना जिले की 3 विधानसभा सीटों पर बाई इलेक्शन होना है, उपचुनाव होना है और इन्हीं 3 सीटों के जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनके साथ चर्चा करने वाले हैं नरेंद्र सिंह तोमर। और बेहद गुप्त ये वार्ता रखी गई है कार्यकर्ताओं के बीच और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच। आपको ये भी बता दें कि कुछ चुनावी टिप्स भी यहाँ पर कार्यकर्ताओं को देंगे नरेंद्र सिंह तोमर। तीनों विधानसभाओं में बाई इलेक्शन होना है, उपचुनाव होना है और उसी के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण दौरा है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। उनके साथ वीडी शर्मा भी साथ में मौजूद रहेंगे। तो दरअसल ग्वालियर चंबल का अगर हम जिक्र करें तो 16 सीटों पर वहां पर, और गुना जिले का अगर हम जिक्र करें केवल तो 3 सीटों पर इस जिले की बाई इलेक्शन होना है। बमोरी, अशोकनगर, अफीजेगा इस क्षेत्र में जो 3 सीटें हैं, बमोरी, अशोकनगर और मुंगावली, इन विधानसभा सीटों के कार्यकर्ताओं से चर्चा करने वाले हैं नरेंद्र सिंह तोमर।
आगे बढ़ते हैं और अब खबर इंदौर से है। इंदौर में मेडिकल टीम से फिर मारपीट हुई है। सैंपलिंग टीम के साथ मारपीट की गई है। ऑटो चालकों ने बताया जा रहा है कि मारपीट की है जो स्वास्थ्य कर्मी थे। ऑटो से कार के टकराने पर विवाद हुआ था। पुलिस के जवान ने यहां पर बीच बचाव किया। पंडरी थाने में मामला भी दर्ज हुआ है। ये तस्वीरें देख पा रहे हैं आप। ये तस्वीरें दरअसल ऑटो चालकों ने स्वास्थ्य कर्मियों से मारपीट शुरू कर दी। उनके साथ मारपीट हुई है। इसके बाद हालांकि जो पुलिसकर्मी पहुंचा उसने बीच बचाव किया है। अरुण हमारे साथ जुड़ गए इंदौर से। अरुण, पहले भी मामले सामने आए, हालांकि इस बार मामला थोड़ा अलग है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों के साथ एक बार फिर अभद्रता कहें, मारपीट कहें, फिर तस्वीर सामने आई। बिल्कुल, देखिए सैंपल लेने गई थी टीम, क्योंकि कोरोना का हॉटस्पॉट इंदौर है और घर घर जाकर सैंपलिंग की जा रही है। ये टीम भी सैंपलिंग करने गई थी। इसमें डॉक्टर थे, नर्स भी थी और ये कार से आ रहे थे, तो पीछे से ऑटो वाले ने इसको टक्कर मार दी और जब ऑटो वाले से इन्होंने बातचीत की तो वो लोग इनको खड़े राय पीटने लगे और ऑटो वाले सब इकट्ठे हो गए और आप देख सकते हैं काफी देर तक हंगामा चलता रहा। ऑटो वालों ने इनके साथ मारपीट की, जबकि इन्होंने बताया कि उस डॉक्टर है स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं और मेडिकल टीम के सदस्य हैं। उसके बावजूद वो ऑटो वाले नहीं माने और मामला बढ़ता गया। बीच रोड पर ये लोग पीटते गए और जब ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने उनको बचाने का प्रयास यानी कि गुंडागर्दी सड़क पर खुलेआम नजर आई इन ऑटो चालकों की। शुक्रिया अरुण इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब खबर टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ जिले के प्राथमिक स्कूल के प्रिंसिपल संजय जैन ने बच्चों को पढ़ाने के अपने नए प्रयोग से न सिर्फ बच्चों का भविष्य संवारा है बल्कि सूबे का नाम भी रोशन किया है। 5 सितंबर को इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है। अरे भैया